आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं डायबिटीज के बारे में। ब्लड शुगर ये तेज़ी से फैलता हुआ लाइफस्टाइल डिजीज़ है और हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग को ये प्रभावित कर रहा है। भारत का हर एक तीसरा आदमी इसका शिकार होने जा रहा है। तो इसके विषय में हमें जानना चाहिए कि आखिर की बीमारी क्या है, इसके कारण क्या है, इसके कितने प्रकार हैं, इससे हम कैसे बच सकते हैं, इसका इलाज क्या है और इसमें नई रिसर्च क्या आई है इसके इलाज के लिए, इसका प्रमाणित निदान क्या है। तो डायबिटीज हमारे पैंक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, जो हमारे ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट रहती है उसको ये नियंत्रित करता है और हमारे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो पैंक्रियाज से निकलता है। तो ये डायबिटीज जो है ये पूरी तरह इस इंसुलिन के सिक्रेशन पर निर्भर है। कुछ मामलों में तो जो पेशेंट है उसमें पूरा सिक्रेशन होता ही नहीं, उस टाइप 1 डायबिटीज़ है। टाइप 2 डायबिटीज़ ये है जिसमें सिक्रेशन तो होता है लेकिन रेसिस्ट होता है, मतलब कि जो इंसुलिन निकला वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया, यानी इंसुलिन काम नहीं किया, लेकिन इंसुलिन इसमें निकलता है। तीसरा इसमें है डिलीवरी पीरियड में, औरतों को डिलीवरी पीरियड में होने वाला डायबिटीज, गैस्ट्रोनल डायबिटीज। तो डायबिटीज मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 जो है वो इम्यून सिस्टम की बीमारी है। मनुष्य का इम्यून सिस्टम जो है वो अपने ही पैंक्रियाज के सेलों को जो इंसुलिन सेक्रेट करती है उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है और इंसुलिन जो है उसका सेक्रेशन पूर्णतः बंद हो जाता है। ये टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें सेक्रेशन तो होता है लेकिन जो इंसुलिन निकलती है वो रेसिस्ट होती है, वो अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाती है और टोटली फ्लॉप हो जाती है। तो एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 3 डायबिटीज़ में डिलीवरी पीरियड में होता है, मदर को होता है और इसका निदान लगभग संभव है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं निकलती, तो इसका इलाज तो बहुत कठिन है और ये ज़िंदगी भर चलने वाला इलाज है। इसमें इंसुलिन का उपयोग किया जाता है और इसमें पेशेंट को पूर्णतः इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ता है। इसका मतलब कि पूरा क्लियर ट्रीटमेंट नहीं है, ये अपने को पूरी तरह से कैप्चर किए रहता है। अब दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। ये हमारे रहन सहन की गड़बड़ी से, खान पान की गड़बड़ी से, विचारों की गड़बड़ी से, हेरिडिटी से या बहुत तरीके की बातें हैं इसको होने में। तो इसका तो निदान संभव है, इसका प्रिवेंशन भी संभव है, इसका इलाज भी संभव है, इससे बचाव भी संभव है, टाइप 2 डायबिटीज़। और अब हम बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के कारण क्या है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का मुख्यतः कारण है हमारा वेट। अगर किसी पेशेंट का वेट बढ़ रहा है, अगर किसी आदमी का वेट बढ़ रहा है तो वो बुझिए कि उसका डायबिटीज़ का आधार तैयार हो रहा है। वो आगे आने वाले समय में डायबिटीज़ का पेशेंट बनने वाला है। अगर उसका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आराम तलबी ज़िंदगी है, तो वो डायबिटीज़ के कारण बढ़ सकता है। अगर उसका हेरिडिटी है, अगर उसके माता पिता को डायबिटीज़ है तो, या उसके चाचा चाची को या उसके बाबा जी को अगर डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटीज़ आने वाला है। ऐसे तो रिसर्च कहता है कि हेरिडिटी रूप से 30% ही आदमी प्रभावित होता है जेनेटिक डिजीज़ में, लेकिन अगर किसी के जेनेटिक में डायबिटीज़ है तो समझिए कि वो डायबिटीज़ देर सवेर आएगा ही।
अगर मनुष्य उससे बचना चाहता है तो बहुत अर्ली प्रिकॉशन उसको लेना पड़ेगा कि डायबिटीज़ से वो बचा रहे। उसके उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ अगर आने वाली है 30 वर्ष की उम्र में, तो अगर वो प्रिवेंशन करेगा तो उसको 40 या 50 में होगा, और 50 में आने वाला है तो 60 में होगा। ये मतलब कि बीच का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। लेकिन हेरिडिटी में अगर डायबिटीज़ है तो बहुत मुश्किल है बचना। लेकिन रिसर्च तो कहती है कि 30% ही लोग इससे इफेक्टिव होते हैं हेरिडिटी से। लेकिन हम लोग अपने प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं कि जिसके खानदान में, जिसके माता पिता को या जिसके बाबा जी को या जिसके जनरेशन में डायबिटीज़ है, तो उसको जेनेटिक रूप से आ ही जाता है। डायबिटीज़ क्रॉस कनेक्शन से भी होता है। अगर चाचा को है, अगर पिता को नहीं है, तो चाचा से भी भतीजों को हो सकता है डायबिटीज़। तो एक क्रॉस भी होता है, मतलब कि आड़ी तिरछी जो है वो भी ये घूमता रहता है। तो डायबिटीज़ के मुख्य कारणों में लाइफ स्टाइल है, जैसे ज़्यादा फैटी फूड, ज़्यादा सीडेंट्री लाइफ स्टाइल, ज़्यादा हम देख रहे हैं कि अपने को नेचर से दूर रखना, या स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जो है ना, ये इसके प्रथम कारणों में से अगर है। किसी को जब का अगर स्ट्रेस है, अगर किसी प्रकार का पारिवारिक टेंशन है, अगर किसी प्रकार का सामाजिक टेंशन है, अगर उसको अपने कैरियर का टेंशन है, अगर उसको कैरियर में सफलता नहीं मिली है, अगर वो ज़िंदगी में कोई प्रोजेक्ट कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिली, तो वो टेंशन में आएगा, और टेंशन में आएगा तो डायबिटीज़ का वो ग्रास बन सकता है। तो डायबिटीज़ के कारणों में टेंशन एक मुख्य भूमिका निभाती है। अगर किसी का जीरो टेंशन लाइफ है, अगर किसी का लाइफ में टेंशन है ही नहीं, तो डायबिटीज़ का जल्द शिकार नहीं हो पाता। तो डायबिटीज़ के कारणों में टेंशन का मुख्य रोल है। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, अपने शरीर को एक्टिव नहीं रख रहा है, अगर उसका शरीर जो है पूर्णतः मतलब कि सीडेंटरी है, वह पड़े पड़े अपना भोजन करता है और कोई एक्टिविटी नहीं करता है, तो वो समझिए कि शुगर का शिकार भविष्य में होने वाला है, या हो रहा है, या होगा। तो अब हम आगे सोचते हैं कि कुछ हमारे रीजन का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे एशियन मूल के लोग, भारत के लोग या एशियन मूल के लोग, ये जेनेटिक रूप से डायबिटीज़ के शिकार होते रहते हैं। इसके जेनेटिक में है कि ये जल्द शिकार हो जाएंगे। और यूरोपियन मूल के लोग, उनके जेनेटिक में जल्द शिकार डायबिटीज़ से नहीं हो पाते हैं। ऐसे तो डायबिटीज़ उन्हीं लोगों के भी पास है, जापानी लोगों के भी पास है, लेकिन जो एशियन लोग हैं वो थोड़ा जल्दी शिकार हो जाते हैं डायबिटीज़ का। तो डायबिटीज़ में हमारे शरीर, हमारे ज़िंदगी के हर एक कोण से, हर एक एंगल से इसका प्रभाव पड़ता है। हम कैसे रह रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है प्रदूषित है, प्रदूषण इसका एक और कारण है। प्रदूषण के चलते हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में, डीएनए वगैरह में भी चेंजिंग हो जाता है, जिससे हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तो डायबिटीज़ के शिकार में बहुत से फैक्टर आते हैं। इसमें एक दो फैक्टर नहीं है, हमारा विचार से लेकर हमारे रहन सहन लेकर, अगर हमारे खान पान में ज़्यादा फैटी है, अगर हम ज़्यादा वसा वाला भोजन कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा कृत्रिम भोजन कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा मात्रा में भोजन कर रहे हैं, अगर हम ज़्यादा मतलब कि बाहरी खाना, पैकेट वाला खाना पर निर्भर हैं, तो समझिए कि हम डायबिटीज़ का ग्रास बोलने वाले हैं। और डायबिटीज़ के कारणों में जेनेटिक्स से लेकर, लाइफ स्टाइल से लेकर, खान पान से लेकर, रहन सहन से लेकर हर एक चीज़ प्रभावित करता है। ये एक फैक्टर से प्रभावित होने वाला चीज़ नहीं है। टेंशन से लेकर, हमारा वर्क से लेकर, अगर पब्लिक डीलिंग का काम कोई कर रहा है, जैसे ऐसे संस्था में काम कर रहा है जहाँ डायरेक्ट पब्लिक से उससे भेंट मुलाकात हो रही है, तो समझिए कि वो डायबिटीज़ का शिकार होने वाला है। क्योंकि पब्लिक डीलिंग में स्ट्रेस हार्मोन बनता है, और स्ट्रेस हार्मोन बनेगा तो डायबिटीज़ का शिकार हो जाएगा। उसके बाद है स्टेरॉयड ड्रग का प्रयोग। अगर स्टेरॉयड ड्रग के प्रयोग से हमारा जो है ब्लड का शुगर जो है वो बढ़ जाता है। स्टेरॉयड ड्रग दर्द के निवारण के लिए या कोई डिजीज़ के लिए लोग खाते हैं, तो स्टेरॉयड ड्रग जो है हमारे शुगर को बढ़ा देता है। अन्य
कई प्रकार के ड्रग्स हैं जो हमारे शुगर को, ब्लड शुगर को बढ़ा देते हैं। इसमें एक दो कारण नहीं है, सैकड़ों कारण हैं हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाने के लिए। अब सोचते हैं कि इस ब्लड शुगर को हम कैसे बचें। ब्लड शुगर हमारा राइज कर रहा है तो कैसे बचें। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार का ब्लड शुगर है। एक है हाइपर, जो हमारे सामान्य से ज़्यादा शुगर, एक है हाइपो, जो हमारे सामान्य से कम शुगर है। तो हाइपर में अगर शुगर ज़्यादा हो रहा है और नॉर्मल रेट में 160, भोजन के बाद 160 से एबव जा रहा है, भोजन के 1.5 घंटे के बाद अगर 160 से एबव जा रहा है तो हाइपर में होगा, तो हाई ब्लड शुगर के हम पेशेंट हैं। और हाइपो, इसमें ब्लड शुगर सामान्य से कम है, मतलब कि ब्लड शुगर जो है 80 से कम है, तो उसमें हाइपो है। अगर हमारा ब्लड शुगर हम खाली पेट में, एम्प्टी स्टोमक में अगर नापते हैं और 110 से नीचा है तो समझिए कि हमारा नॉर्मल ब्लड शुगर है। तो इसके हाइपो और हाइपर जो है उसका इलाज हम एंटी डायबिटिक ड्रग है उसको लेते हैं। एंटी डायबिटिक ड्रग में विभिन्न प्रकार की ड्रग्स है, जिसमें देखा जाता है कि कौन सा ड्रग्स हमें सूट करता है, डॉक्टर की लेवल से कौन सा ड्रग उचित है। और हाइपो में हम अगर हाइपो किसी को ब्लड शुगर है तो वो अचेत हो जाता है, उसकी टेम्परेचर बॉडी की गिर जाती है, वो अचेतावस्था में आ जाता है, जहाँ भी रहेगा वो कोलैप्स कर जाएगा। उसमें तत्काल शुगर घोल कर किसी तरह चॉकलेट के रूप में, शरबत के रूप में या मिठाई के रूप में देना पड़ता है। तो हाइपर शुगर के कारणों में हमें एक्सेस मात्रा में चीनी का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। एक्सेस मात्रा में चीनी का प्रयोग, चीनी की मिठाइयाँ, मैदा की सामान, प्रोसेस्ड फूड, पैकेट वाला सामान, ये सभी हाइपर शुगर को बढ़ाते हैं। तो हाइपो शुगर में, मतलब कि कम शुगर में, तो हम अपना खान पान से उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो हाइपर शुगर में हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने खान पान से, मतलब कि फाइबर युक्त भोजन में, जो भोजन में फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे फल, कच्चे फल अगर हम खाते हैं, कच्चे भोजन अगर ज़्यादा खाते हैं, अगर सलाद हम ज़्यादा खाते हैं, अगर सलाद जो हमें नेचर के रूप में मिलती है हरी सब्जियों में या सीजनल फ्रूट वगैरह का सलाद बनाकर खाते हैं जिसमें फाइबर होता है, तो ये हमारे ब्लड शुगर को सोख लेता है। तो फाइबर युक्त भोजन और जो हम नेचुरल भोजन पर आधारित अगर हैं, नेचुरल भोजन से अगर हमको शुगर प्राप्त भी हो रही है तो एक बार में स्पाइक ये नहीं करेगा, ये धीरे धीरे ब्लड शुगर में जाकर मतलब कि ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है। लेकिन आर्टिफिशियल रूप से अगर हम चीनी या मीठा के प्रयोग कर रहे हैं या चीनी की मिठाइयों को प्रयोग कर रहे हैं तो ये तुरंत स्पाइक करेगा, मतलब कि तुरंत बढ़ेगा, जिससे अनकंट्रोल हो जाएगा। तो हमें ज़्यादातर नेचर या नेचुरल रूप से जो हमें फल मिलता है उस पर ही निर्भर रहना चाहिए। आगे हम ये सोचते हैं कि ब्लड शुगर की जो मेडिसिन है अगर लॉन्ग टर्म में हम ले रहे हैं तो इसका इफेक्ट क्या है। तो मेटफॉर्मिन वगैरह का अगर हम ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं तो मेटफॉर्मिन हमारे शरीर की वेट लॉस करा देता है, हमारे चमड़ा पर भी प्रभाव डालता है, ये हमारे डाइजेशन को भी, फैटी लिवर, थोड़ा पेट भी इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस सब ड्रग्स जो हम लेते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर विभिन्न प्रकार से पड़ता है। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम मेडिसिन से और मैक्सिमम अपने लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करके इसको मतलब कि अपने जीवन को उसी तरह ढालना चाहिए। अब यहाँ और सोचना है कि जो मेडिसिन है उस पर कहाँ तक निर्भर रहना चाहिए। अगर आपका शुगर लाइफ स्टाइल कंट्रोल रहने से कंट्रोल हो जाता है या लिमिट में रहता है तो ज़्यादातर हमें विथाउट मेडिसिन ही रहना उचित है। और विथाउट मेडिसिन शरीर के लिए लॉन्ग लाभदायक रहता है। और मेडिसिन लेना मजबूरी है, इंसुलिन लेना मजबूरी है तो हम अपने कंट्रोल के लिए ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्रिकॉशन, इसमें
माइनस वाला भोजन, क्योंकि शुगर वाला आदमी को हम फूड से जो जितनी मात्रा में विटामिन मिनरल चाहिए हमें नहीं मिलती हैं, तो फूड सप्लीमेंट के रूप में एक्स्ट्रा विटामिन इसमें ज़रूरी होता है अपने ऑर्गन को एक्टिव करने के लिए। तो अगर हम एक्सरसाइज, योगा या मतलब कि अपना लाइफ जो है वो क्रियाशील बिता रहे हैं, एक्टिव लाइफ बिता रहे हैं, तो ये एक्टिव लाइफ क्या करता है कि हम हमारे इंसुलिन को हमारे टिश्यू में पहुंचने के लिए रास्ता खोल देता है। एक्सरसाइज ही एक ऐसा विधि है जो हमारे शुगर को हमारे टिश्यू के अंदर में डायरेक्ट पहुंचा देता है विदाउट इंसुलिन। बहुत ही आसान तरीका है इंसुलिन को अपने टिश्यू में पहुंचाने के लिए और टिश्यू के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ हमें सोचना है कि एक्सरसाइज, अगर हम अपने डे लाइफ में भी एक्टिव हैं, मतलब कि काम कर रहे हैं लेकिन एक जगह नहीं बैठकर, मतलब कि एक्टिव रहकर, थोड़ा घूम फिर कर, थोड़ा एक्टिव रहकर, थोड़ा मोड़ा जम्भाई वगैरह लेकर, या थोड़ा मतलब कि थोड़े थोड़े देर पर अपना शरीर को एक्टिव रख रहे हैं, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा हमारे शुगर के कंट्रोल के लिए। तो शुगर की कंट्रोल के लिए हमें कई विधियाँ हैं। हमारे विचारों को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर विचार हमारा पॉजिटिव है, अगर हम आशान्वित रहने वाले पर्सन हैं, तो हमारा शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। अगर हम निगेटिव विचारों वाले आदमी हैं तो हमारा शुगर अनकंट्रोल रहेगा। तो अनकंट्रोल्ड शुगर से क्या शरीर पर इफेक्ट पड़ता है? अनकंट्रोल्ड शुगर हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रभावित करता है। हमारे ब्रेन को ये कमज़ोर कर देता है, हमारे मेमोरी को ये डाउन कर देता है, ये हमारे ब्रेन के नस को कमज़ोर कर देता है, स्ट्रोक की संभावना बनी रहती है, ये हमारे ब्रेन के हर एक फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। हम एक्टिव अपना डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि हमारे आँख पर हमारा ये रेटिना को ख़राब करता है। रेटिनोपैथी जो होता है इसमें हो जाता है, हमारे मोतियाबिंद वगैरह भी हो जाता है इसमें समय से पहले, और आँख का पावर भी जल्दी जल्दी घटने लगता है या बढ़ने लगता है। तो आँख पर तो इसका बहुत बुरा प्रभाव। ब्लरिंग आइज, मतलब कि जो आँख है वो स्पष्ट नहीं दिखती है, मतलब कि थोड़ा अस्पष्ट दृष्टि हो जाती है। तो इसमें शुगर के चलते आँख हमारा सर्वप्रथम अंग है जो डिस्टर्ब होता है। उसके बाद हमारे लीवर पर तो इसका बहुत ही ख़राब असर, फैटी लीवर के शिकार होते हैं। मतलब कि इनके मेडिसिन के चलते भी या शुगर अनकंट्रोल रहने के चलते भी हम फैटी लीवर के शिकार हो जाते हैं। तो फैटी लीवर एक कारण है, शुगर के कारण है फैटी लीवर होना। अगर शुगर वाला पेशेंट को तो फैटी लीवर हो ही जाता है। हार्ट को भी ये डिस्टर्ब करता है, हार्ट के हर एक फंक्शन को डिस्टर्ब करता है, हार्ट के ब्लॉकेज की केस बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि शुगर वाला पेशेंट को जो है उसकी हार्ट के प्रत्येक अंग को ये प्रभावित कर देंगे। कोरोनरी हार्ट डिजीज से लेकर वाल्व तक इसमें फेलियर हो जाता है। और ब्लॉकेज की समस्या तो समझिए कि बनी रहती है कि मतलब कि कब उस पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके बाद किडनी फंक्शन को हमारा हाई ब्लड शुगर बहुत ही इफेक्टिव रूप से इफ़ेक्ट करता है। किडनी को ज़्यादा वर्क करनी पड़ती है शुगर को ब्लड से निकालने के लिए। जल्द इसमें यूरिन होने लगता है, पेशाब होने लगता है। तो अगर ज़्यादा मात्रा में शुगर का स्पाइक हुआ तो किडनी पर हमारी लोड बढ़ जाती है। तो किडनी की वर्क या कार्य क्षमता को ये प्रभावित करता है। अंत में किडनी काम करते करते थक जाती है और हमारे बॉडी में सूजन और वाटर रिटेंशन होने लगता है, मतलब कि बॉडी सूजने लगती है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये शुगर जो है ये कितने बीमारियों की जननी है, ये माता है। अगर ये आ जाएगी तो लगभग सभी बीमारियां इस शुगर के चलते आ जाएगी। तो शुगर जो हमारा स्किन को भी डिस्टर्ब करता है, स्किन को ये पतला कर देता है, स्किन में चार्म नहीं रहता है, स्किन जो सिकुचन भरी होता है। शुगर वाले पेशेंट को हम बहुत दूर से ही पहचान सकते हैं कि पेशेंट को जो है शुगर हो गया है। इसमें उस बॉडी में अट्रैक्शन कम हो जाता है। अनपेक्षित मतलब कि हम आशा नहीं करते हैं, उससे भी ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है। उसके डाइजेशन, पेट पर तो इसका प्रभाव बहुत ही डायरेक्ट है। डाइजेशन कमज़ोर हो जाती है शुगर वाले पेशेंट को, जो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाती है। शुगर वाले पेशेंट जो होते हैं उसकी रोग से लड़ने की क्षमता अगर
बहुत कम हो जाती है। अगर किसी प्रकार की महामारी, वायरल डिजीज किसी एरिया में फैल रही है तो समझिए कि शुगर वाला पेशेंट पहले शिकार होने वाला है। तो शुगर वाला पेशेंट का इम्यून सिस्टम अपने आप डाउन हो जाता है, जो अन्य रोगों से उसकी लड़ने की क्षमता कम करते हैं। सीजनल बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। उनके शरीर में एनर्जी की जो रेशियो है वो बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है। वो चाहता है हमेशा अपना मतलब कि आराम तलबी ज़िंदगी व्यतीत करना। वो विचार में थोड़ा भी मतलब उसके विचार भी जो तो होते हैं, उससे क्रिएटिव लाइफ जो है उस समाप्त हो जाता है। उसके नए नए विचार आने रुक जाते हैं। वो थोड़ा भद्दापन आ जाता है उसके विचार में। अब उसका प्रभाव हम देखने वाले हैं कि हमारे हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं शुगर के चलते। तो शुगर के वजह से हड्डियाँ की डेंसिटी कम हो जाती है, मिनरल्स और विटामिन्स की कमी हो जाती है। शुगर वाले पेशेंट जो हैं वो अपने भोजन से पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स और विटामिन्स नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में मिनरल्स और विटामिन्स की बराबर कमी बनी रहती है और उसका लाइफ जो होता है वो बहुत ही मतलब कि बहुत ही कमज़ोर हो जाता है या कमज़ोर महसूस वो करता है। अब इसका प्रभाव का अध्ययन करते हैं कि सेक्सुअल लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो शुगर अगर लंबे समय से हाई है तो उसके सेक्सुअल जो मतलब कि ऑर्गन है उसको डैमेज कर देता है, उसके टिश्यू के डैमेज कर देता है और समय से पहले उसकी सेक्सुअल लाइफ लगभग समाप्त हो जाती है। तो इसका सबसे बैड इफेक्ट सेक्सुअल लाइफ पर पड़ता है, जो मनुष्य के जीवन में एक पार्ट अदा करता है सेक्सुअल लाइफ और मनुष्य को एक्टिवेट रखता है, लेकिन इस सेक्सुअल लाइफ को भी समाप्त कर देता है। तो शुगर के इफेक्ट में लगभग हमारे सभी अंग आ जाते हैं और हमारे सभी ऑर्गन आ जाते हैं। नर्व को डैमेज करता है, हमारे नर्व कमज़ोर हो जाती है, हमारे ब्लड सप्लाई कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा खून मोटा हो जाता है। मतलब कि अगर ब्लड शुगर बहुत दिन से अगर किसी को है तो उसका ब्लड शुगर मोटा हो जाएगा और हार्ट स्ट्रोक या अन्य प्रकार की जो है क्लॉट होने की संभावना जो है वो बनी रहती है। तो यहाँ हम सोचने वाले हैं कि जो ब्लड शुगर है वो अनेक बीमारियों की माता है और इसको कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम ये सोचते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे रखें। तो कंट्रोल रखने के लिए हमें अपने लाइफ स्टाइल को, भोजन को, अपने विचारों को सुधारना होगा और भरसक विदाउट मेडिसिन लाइफ व्यतीत करना पड़ेगा। अगर मेडिसिन के हम एडिक्ट हो गए हैं तो मेडिसिन की कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम मेडिसिन के प्रयोग से और लाइफ स्टाइल सुधार से इसको कंट्रोल कर सकें। तो इसमें एक और समस्या आती है कि मेडिसिन का डोज इसमें बढ़ते जाता है। अगर कोई मनुष्य जो शुगर का शिकार है, ब्लड शुगर का शिकार है, अगर कोई इस साल अगर कुछ पावर में दवाई खाता है उसका, तो अगले साल पावर उसकी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो ये दवा जो है, जो एंटी डायबिटिक ड्रग है, वो रेसिस्ट हो जाता है और रेसिस्ट हो जाता है जिसके वजह से वो मेडिसिन को चेंज करने पड़ता है। और हम देखते हैं कि ज़िंदगी के समय के साथ बढ़ते बढ़ते 3-4 पहले तो 1 ड्रग का कंपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके बाद 2 ड्रग कंपोजिशन का, उसके बाद 3 ड्रग, उसके बाद मल्टीपल ड्रग जो है उसके हम एडिक्ट हो जाते हैं। उसके बाद हम इंसुलिन पर आ जाते हैं। इंसुलिन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये पेशेंट को कभी भी बेहोश कर सकता है। तो इंसुलिन तो कंट्रोल करता है लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी है, मनुष्य इसके पूरे गिरफ्त में आ जाता है। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये हम नहीं जान पाते हैं कि अभी हमारे इंसुलिन में कितने यूनिट की ज़रूरत है। हम तो अंदाज पर इसको यूनिट देते हैं, तो अगर ज़्यादा यूनिट में मिल गई तो पेशेंट बेहोश होकर वहीं पर मतलब कि सो जाएगा। तो इंसुलिन भरसक कोशिश करना चाहिए कि इंसुलिन के हम एडिक्ट नहीं हों। अगर इंसुलिन ले रहे हैं तो हमेशा इसकी जांच करानी चाहिए, भोजन के पहले और भोजन के बाद, और हमारा शरीर किस प्रकार इसको मतलब कि सहन कर पा रहा है उसको देखना चाहिए। हमें इससे बचने के लिए व्यायाम की लगभग 45 मिनट डेली व्यायाम, योगा की
करना चाहिए, अपने बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए। बॉडी वेट का इसमें बहुत रोल है। हमें भोजन जो है फैट फ्री भोजन करना चाहिए, हमें आर्टिफिशियल भोजन नहीं लेना चाहिए, हमें नेचुरल और नेचर से जुड़ना चाहिए, हमें एक्सरसाइज लगभग दोनों टाइम सुबह शाम करनी चाहिए, एक्टिव लाइफ व्यतीत करना चाहिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपने खान पान और भरसक कोशिश करनी चाहिए कि रात्रि वाला भोजन समय से पहले हो, यानी 7 बजे के अंदर हो। सूर्य डूबते डूबते भोजन हो जाना चाहिए। रात को लेट नाइट भोजन इसमें बहुत ही शुगर स्पाइक में मदद करता है। इसलिए लेट नाइट भोजन और हेवी भोजन हल्का हल्का करना चाहिए, हेवी भोजन इसमें नहीं करना चाहिए। अगर हेवी भोजन एक समय अगर ले रही हैं तो ब्लड शुगर इसमें स्पाइक हो जाएगा। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें मतलब कि स्ट्रेस लेस लाइफ, माने स्ट्रेस से जीरो टॉलरेंस, अपने लाइफ को फ्री बिताना और अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, अपने शरीर को एक्टिव रखना। अगर हमें उसी प्रकार की पब्लिक डीलिंग वाली जॉब है तो उसको भरसक कोशिश करना कि हम उसको, अगर किसी प्रकार की बात होती है तो उसको एवॉइड करें, उसको अपने दिमाग में गूंजने न दे, जिससे कि हमारा शुगर स्पाइक न हो। उसके बाद मेडिसिन अगर ले रहे हैं किसी बीमारी के लिए तो उसमें लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट से भी बचना चाहिए। तो यहाँ हमें सोचना चाहिए कि ब्लड शुगर जो है ये हमें किस प्रकार हमें इससे बचना चाहिए। और प्रिवेंशन, प्री डायबिटिक स्टेज एक होता है। प्री डायबिटिक स्टेज में अगर हम पहुंच गए हैं तो उसका अध्ययन करना चाहिए और प्री डायबिटिक से डायबिटिक में आने की या डायबिटिक में अगर आने वाले हैं तो उसे अपना प्रिवेंशन अपनाना चाहिए, अपनी बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए, खान पान को कंट्रोल करना चाहिए, अपने सीडेंटरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहिए, अपने विचारों को कंट्रोल करना चाहिए, अपने स्ट्रेस को, जितने भी जिंदगी में स्ट्रेस वाला पॉइंट हो उसको समाप्त कर देना चाहिए। ये हमें डायबिटीज़ से, प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ में जाने के लिए भरसक कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ बन जाने के बाद डायबिटीज़ में मतलब कि उसकी सदस्यता अगर आपको मिल गई तो समझिए कि आप उसके शिकार हो गए और उसके बाद आपको मेडिसिन का शिकार होना ही पड़ेगा। इसलिए प्री डायबिटिक स्टेज ऐसा है जहां हम अपने शुगर को बच सकते हैं या शुगर से कंट्रोल रह सकते हैं। तो अगर हेरिडिटी रूप से अगर शुगर है तो हमें अपने हेरिडिटी का अध्ययन करना चाहिए और हेरिडिटी के अनुसार पहले ही योगा, एक्सरसाइज, खान पान, वेट कंट्रोल, विचारों को बदलना, ये सबसे एक्टिव रहना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा एज कम है तो हम डायबिटीज़ के शिकार नहीं होंगे। इसमें एज कोई फैक्टर नहीं होता। अगर डायबिटिक अगर हैं आप तो आपको शिकार मतलब हेरिडिटी के चलते आपको शिकार होना ही है, ये तो समझ के आप चलिए। या आपसे जो संतान होने वाली है उसको डायबिटीज़ का शिकार होना ही है। इसलिए अपने से तो बचना ही चाहिए, अपने संतानों को भी बचाने के लिए वैसा ही उसको उसके लाइफ स्टाइल को ढालना चाहिए कि आगे वो डायबिटीज़ से बचे रहे। तो डायबिटीज़ के नई उपचारों में स्टेम सेल थेरापी है, पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट भी होता है और इसके अलावा बहुत सी नई उपचार भी है। कई तरीक़ा के ऑपरेशन भी आ गए हैं इसको पूर्णतः इससे बचने के लिए, जो अभी रिसर्च के दौर में है। हमारे एम्स के कई डॉक्टर इसमें कई रिसर्च किए हुए हैं और विदेशों में भी इसका रिसर्च हो रहा है। उसके बाद पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट इसका मेन एक ठो आया है जिसमें पैंक्रियाज ट्रांसप्लांट भी हो रहा है, या कृत्रिम रूप से पैंक्रियाज बनाकर उसको भी मतलब कि ट्रांसप्लांट लोग करते हैं इसमें एथी के लिए। और नई रिसर्च में जो है वो उसमें एआई का प्रयोग भी आ रहा है जो हमें बराबर मॉनिटरिंग करने के लिए हमें मशीन प्रदान कर रहा है। वेरेबल मशीन इसमें आ रहा है। वेरेबल मशीन मतलब कि इसको पहनने से हमें शुगर से बराबर अलर्ट करता रहेगा कि अभी कितनी है, आगे कितनी है, अभी समय में कितनी है, तो बराबर जांच की नहीं
ज़रूरत पड़ेगी। तो आधुनिक अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसमें करते हैं हम, अगर एआई का प्रयोग करते हैं हम, तो थोड़ा ज़िंदगी इसमें आसान हो जाता है, हमारा क्वालिटी लाइफ आसान हो जाता है। तो हमें डायबिटीज़ जो एक सभी रोगों का, लगभग सभी रोगों का एक जननी है, उससे बचने की कोशिश करना चाहिए। और ये नहीं है कि हमारे हेरिडिटी में नहीं है तो हमको नहीं होगा, लेकिन ये कभी भी हम इसका शिकार हो सकते हैं। और भारत के लोग तो इसके शिकार के प्रोन हैं, मतलब कि बहुत आसानी से शिकार होने वाले हैं या हो रहे हैं। उनका जेनेटिक भी इसमें कुछ कारण है। पहले तो हर एक 5 आदमी में से 1 आदमी इसमें भारत के लोग शिकार हो रहे थे, लेकिन अभी 3 में 1 शिकार होने वाले हैं आगे आने वाले भविष्य में। और पहले हम लोग जो देखते थे कि बहुत कम मात्रा में बहुत धनी लोग किस्म के लोग इसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि ज़िंदगी भर मिट्टी से जुड़े रहने वाले भी लोग भी इसके शिकार हो रहे हैं। ये औरतों को या अपने धर्म पत्नियों को जो अपने वेट लॉस नहीं रखती है और इस पर ध्यान नहीं देती है, इसके बारे में अवेयरनेस नहीं रखती है, तो उसको तो आसानी से ये शिकार कर देता है। ये हमारे आर्थिक डैमेज भी करता है, हमारे पारिवारिक लॉस भी करता है, ये हमारे आमदनी के स्रोत को ख़त्म कर देता है, ये ज़िंदगी भर हमारे को मेडिसिन पर निर्भर कर देता है और हमारा क्वालिटी लाइफ को समाप्त कर देता है, हमारे सेक्सुअल लाइफ को समाप्त कर देता है। इसलिए इस बीमारी के बारे में हमें बराबर अवेयरनेस रखना चाहिए। और नई रिसर्च क्या आ रही है, हम कैसे बच सकते हैं, हमारे पूर्वजों ने या हमारे पहले के जो मेडिकल संबंधित धर्म ग्रंथ है, हमारा आयुर्वेद है, उसका सबका सहारा लेकर या किसी भी पैथ में अगर इसका इफेक्टिव इलाज हो तो उससे भरसक बचने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम होने से पहले ही इससे बचें और इसका प्रिवेंशन अपनाएं और एक क्वालिटी लाइफ जीने में शुगर को अपने ज़िंदगी से हटाएं और ब्लड शुगर से बचें। नमस्ते।